Hello friends, we are in the example number 2 for the topic bars of varying cross section. तो पिछली बार हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेकर के एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया था. इस बार हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द एग्जाम्पल 1, बट द डिफरेंस इज पिछली बार हमने सिर्फ यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट किया था कंप्रेशन और टेंशन में, और अल्टीमेटली हमने हर एक सेक्शन के लिए वैल्यूज कैलकुलेट की थी. तो अगर कंप्रेशन में है तो उसकी लेंथ में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी, या फिर अगर टेंशन में है तो उसकी लेंथ में एक्सटेंशन. पर इस बार द डिफरेंस इज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ द फोर्स गिवन ओवर हियर, वी आर हैविंग ओनली पी. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लेट मी रीड द क्वेश्चन. A mild steel bar of 25 mm diameter is acted upon by a force as shown in the figure. ये माइल्ड स्टील बार है, हम देख सकते हैं कि सभी के डायमीटर सेम है 25 mm. Now the question is find the unknown force P. हमें ये unknown force जो दिया गया है P, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार. मतलब ये ओवरऑल बार में कितनी चेंज में ये बार फिट होता है. So we need to know the overall change in the length of the bar. 1.2 plus 1 plus 1.8, तो ये टोटल है 4 मीटर. So we need to know whether it is in compression or tension. ये पूरा अगर compression में है तो इसकी लेंथ कम होगी, और अगर ये पूरा अगर टेंशन में है तो इसकी लेंथ में कुछ बढ़ावा आएगा. तो सबसे पहले आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द 3 सेक्शंस, मतलब ये तीनों सेक्शन अलग कर दे रहा हूँ. यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड. यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1, 2 और ये 3. So this becomes our first section, this becomes our second section, and this becomes our third section. So now repeating the procedure what we followed in the previous lecture, ये हो जाएगा 60 किलो न्यूटन टेंशन. तो यहाँ पे मैंने 60 किलो न्यूटन टेंशन में सबसे पहले यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि हम ये सेक्शन एनालाइज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे. तो यहाँ पे 60 किलो न्यूटन ऑलरेडी आ गया, तो उसका रिएक्शन में मिलेगा आउटसाइड एरो में और 60 किलो न्यूटन, ताकि ये हमारा सेक्शन हो जाएगा टेंशन में. इसीलिए मैंने यहां पे टी लिख दिया है. 60-60 ये बैलेंस हो गया. फिर अवर नेक्स्ट स्टेप इज इफ वी आर हैविंग 60 किलो न्यूटन ओवर हियर, यहां पे अगर 60 किलो न्यूटन इस साइड पे एरो दिया गया है तो उसका रिएक्शन हमें यहां पे मिलेगा बाहर की तरफ एरो में. दिस बिकम्स द एक्शन, दिस विल बी रिएक्शन 60 किलो न्यूटन. बट वी नो दैट वी आर इवन हैविंग वन मोर फोर्स. यहां पे हमें और एक फोर्स दिया गया है 90 किलो न्यूटन. तो ये उठा करके मैं यहां पे लिख रहा हूं 90 किलो न्यूटन, पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है इस रिएक्शन पे. ये 90 या 60, सो दिस बिकम्स हैवियर. तो इस डायरेक्शन में 90 माइनस 60 30 किलो न्यूटन में यहां पे इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन प्लेस कर रहा हूं. तो ये हो गया कंप्रेशन में 30 किलो न्यूटन एक्शन, तो ये 30 किलो न्यूटन रिएक्शन हो गया. एक्शन रिएक्शन ये हो गया कंप्रेशन में, दोनों तरफ से फोर्स अंदर की बाजू लग रहा है. तो फिर से ये हमारा एक्शन हो गया, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हमें रिएक्शन मिलेगा इस वाले सेक्शन में 30 किलो न्यूटन. ये भी बन गया हमारा रिएक्शन. 30 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, और एक यहाँ पे एरो दिया गया है पी वाला. तो यह पी में यहाँ पे दिखा दे रहा हूं. तो हमें इन दोनों का समेशन लेना है. बट बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ पी गिवन हियर, यहाँ पी की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे ये वाले पोर्शन में. तो यहाँ पे मैं ये 50 किलो न्यूटन डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दे रहा हूं 50 किलो न्यूटन. तो ये अगर हम एक्शन रखें तो इसका रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ताकि ये टेंशन में रहे. तो ये 50 किलो न्यूटन है, ये हो गया 50 किलो न्यूटन. तो अभी हम देख सकते हैं कि ये P और 50 एक ही डायरेक्शन में है. तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, ये दोनों के समेशन की वैल्यू हमें 50 मिलनी चाहिए, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो मैं यहाँ पे P माइनस 30 लिख रहा हूं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है. तो ये P माइनस 30 विल बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. ये इसका समेशन हो गया. P माइनस 30 इज इक्वल टू 50. तो P को सब्जेक्ट बना दे, 30 विल बी ओवर हियर. सो P इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन. P की वैल्यू हमें मिल गई कुछ इस तरह से. पिछले सम में हमने क्या किया था, लेफ्ट टू राइट गए थे,
वी एनालाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वी डिडंट हैड एनी हर्डल लाइक दिस। तो यहां तक हमने लेफ्ट टू राइट गए, फिर यहाँ पे हमने 50 किलो न्यूटन यहाँ पे कैरी आउट किया और राइट टू लेफ्ट गए यहाँ पोर्शन में 50 ये हो गया और इसका रिएक्शन यहाँ पे हमें मिल गया। पर ये क्या है, इन दोनों का समेशन है 30 एंड P, पर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो P -30 ले रहा हूं और इज इक्वल टू 50, ये इसकी वैल्यू है। P -30 इज इक्वल टू 50, सो P की वैल्यू हो गई 80 किलो न्यूटन। तो हमने 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फाइंड द अननोन फोर्स P, तो हमने ये अननोन फोर्स P कैलकुलेट कर लिया है। एंड चेंज इन द लेंथ, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चेंज इन लेंथ ऑफ द एंटायर बार। तो ये पूरे बार में कितनी चेंज आएगी लेंथ में, तो ये हमें मेजर करना है। तो इसके लिए E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, 200 गीगा पास्कल। तो गीगा इज 10⁻⁹, सो 200 इंटू 10⁻⁹ पास्कल पर अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिकॉज वी आर हैविंग द वैल्यूज इन mm, सो आई एम कन्वर्टिंग दिस इंटू mm। ये सभी डायमेंशंस मीटर में दिए गए, हमें कन्वर्ट करने हैं mm में। तो डेटा हो गया, E की वैल्यू लिख दी, डायमीटर 25 mm ये लिख दिया, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये बार है, ये सर्कुलर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसीडर करें तो ये हमें सर्कुलर मिलेगा। तो π/4 d स्क्वायर, π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया 490.87 mm स्क्वायर। ये आप कैलकुलेटर यूज करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। पर ये एरिया हमें फाइंड इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए था चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला है PL/AE। एज पर आवर प्रीवियस लेक्चर वी नो द फॉर्मूला PL/AE। तो ये सभी तीनों सेक्शन में काउंट होता है। क्योंकि A और E की वैल्यू कॉमन है तीनों सेक्शन में, यहाँ पे तीनों सेक्शन में डायमीटर 25 mm है और एरिया हमें मिल गया 490.87 mm स्क्वायर। तो एरिया सभी का सेम रहेगा और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम रहेगा, क्योंकि ये सेम मटेरियल यूज किया है और यहाँ पे वैल्यू दी गई है जो हमने फिलहाल कन्वर्ट कर दी 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो यहाँ पे मैंने ये कॉमन निकाल दिया और तीनों सेक्शन के P और L अलग है, तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दी इसमें से देख के। इसमें P है 60 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 60 लिखा है, क्योंकि ये टेंशन में है इसकी वैल्यू प्लस आएगी। हमने बात की थी अगर हमारा सेक्शन टेंशन में है तो पॉजिटिव आएगा और कंप्रेशन में है तो इसकी लेंथ में कुछ गिरावट देखेगी तो नेगेटिव आएगा। तो वही चीज यहाँ पे मैंने P1 और L1 मतलब ये फर्स्ट जो सेक्शन है उसकी लेंथ 1.2 मीटर, दैट इज 1200 mm। यहाँ पे L1 1200 mm और P1 है 60 इंटू 10⁻³ और ये A और E की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1/, में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लिख दी है। प्लस -30, तो ये P2 है वो, दिस बिकम्स और P2, क्योंकि ये कंप्रेशन में है 30 किलो न्यूटन तो ये नेगेटिव आएगा। -30 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, तो लेंथ ऑफ द सेकेंड पोर्शन दैट इज 1 मीटर, तो 1000 mm और लेंथ 3 इज 1800 mm। तो यहाँ पे 1800 mm और 50 किलो न्यूटन टेंशन सो पॉजिटिव, प्लस 50 इंटू 10⁻³। तो ये पूरा इक्वेशन हम सॉल्व करके हमें डायरेक्टली चेंज इन लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी 1.34। आप कैलकुलेटर में एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारी लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, देयर इज इंक्रीज इन लेंथ बिकॉज आवर वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ में कुछ गिरावट हमें देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑन द चेंज इन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूमरस बार्स। मतलब ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। So that's all for this topic. Hello friends, welcome to our next topic, composite section under the subject mechanics of structure 1 in the chapter direct stress and strain. तो पिछली बार हमने बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था और उसके दो अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ एन एंटायरली न्यू टॉपिक दैट इज कंपोजिट सेक्शन।
So let me read the statement. If a bar is made up of two or more different materials, it is called a composite section. So see again, this is the cross section of a bar. तो ये बार हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी एक बार देखा है, पर द डिफरेंस इज वी आर हैविंग मोर देन वन मटेरियल, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल किए हैं और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, उसको बीच में से काट के हम देख रहे हैं. सो इट बिकम्स कंपोजिट मटेरियल एंड इट इज नोन एज अ कंपोजिट सेक्शन. दिस इज मटेरियल 1 एंड दिस इज मटेरियल 2. ये हो गई इसकी पूरी लेंथ. और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये पूरे कंपोजिट सेक्शन पे एक लोड हम दे रहा है, दैट इज P, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द बोथ द मटेरियल्स. मतलब ये दोनों मटेरियल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इक्वली तो नहीं, पर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये मटेरियल 1 में कुछ लोड रिएक्शन आएगा P2 P1 और ये मटेरियल 2 में कुछ लोड रिएक्शन आएगा P2. तो अल्टीमेटली हम ये प्रूव करेंगे कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ये जो टोटल लोड दिया है वो P1 प्लस P2 जितना होगा. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाए हैं कंपोजिट सेक्शन के. स्टील एंड कॉपर, तो अगर इसको हम स्टील लेते हैं तो इसको हम कॉपर लेंगे, so that it becomes a composite section. Similarly, here I have given numerous combinations of two materials to make it composite, that is steel and brass, copper and aluminium, copper and steel. We can take either of two, and depending upon the property we will have change in the length and distribution of load वगैरह. मतलब ये सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके हिसाब से हमें ये लेंथ में चेंज और लोड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. कंसीडर द कंपोजिट सेक्शन शोन इन द फिगर. ये फिगर जो हमने डिस्कस किया अभी. लेट P इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बार. मतलब ये रिजिड प्लेट यहाँ पे प्लेस कर दी है हमने सबसे पहले. तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी रिजिड प्लेट है. यहाँ पे भी हमने रिजिड प्लेट रख दी है. तो प्लेट के ऊपर से हम अगर टोटल लोड देते हैं, वेट देते हैं कैपिटल P, तो टोटल लोड ऑन द बार. P1 इज द लोड शेयर्ड बाय बार 1. मतलब ये P1 जो है वो मटेरियल 1 में शेयर किया गया लोड है, मतलब ये रिएक्टिव लोड है. फिर P2 है वो मटेरियल 2 में रिएक्टिव लोड जो में रिएक्ट कर रहा है. लोड शेयर्ड बाय बार 2, ये P2. एरिया 1 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार 1. मतलब अगर इसको हम एक बार कंसीडर करते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो जाएगा A1. यहां से अगर हम कट करते हैं तो, और इसका एरिया हो जाएगा A2. दिस इज A1 और A2. हालांकि ये पूरा एक क्रॉस सेक्शन है कंपोजिट बार का, उसमें भी हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं A1 और A2. देन E1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार 1. मतलब इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मटेरियल का, मटेरियल 1 का, एंड E2 इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार 2. या फिर हम यंग मॉड्यूलस बोल सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस बार 2 का, दैट इज E2. तो ये हो गया हमारा डेटा. सो नाउ लेट अस गो टू द डेरिवेशन पार्ट. फॉर अ कंपोजिट बार, एलोंगेटेड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ईच बार इज सेम. मतलब अगर हम ये एक कंपोजिट बार कंसीडर करते हैं तो इट इज फिक्स्ड बाय रिजिड प्लेट. ये दोनों एक रिजिड प्लेट से हमने फिक्स किया है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एलोंगेशन आएगा वो सेम इसका भी आएगा. मतलब ये मटेरियल 2 में जितना एलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, सो इट विल बी सेम विद द मटेरियल 1. इसमें अगर 3 mm इंक्रीज इन लेंथ है तो इट विल बी सेम इन दिस. Therefore, delta L1 is equal to delta L2 and L1 is equal to L2. So, change in length of the material 1 will be same equal to change in length of the material 2. Or we can even say that L1 is equal to L2. Therefore, strain in the material 1 will be equal to strain in the material 2. और strain मतलब हम जानते हैं कि change in length upon original length. तो इसकी जो चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हम करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगी. तो इसीलिए हम लिख रहे हैं स्ट्रेन इन मटेरियल 1 विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन मटेरियल 2. देयरफॉर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2. ये हो गया स्ट्रेन. तो अगर हम स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करें, देन वी हैव मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो यहां पे अगर हम स्ट्रेन को सब्जेक्ट कर दे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन E. So I have derived this equation. Sigma 1 upon E1 is equal to sigma 2 upon E2.
एंड देन अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी आई मेकिंग सिग्मा 1 यानी कि स्ट्रेस इन द मटेरियल 1 एज अ सब्जेक्ट E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं. सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन इंटू इंटू सिग्मा 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. हियर E1 अपॉन E2 इज नोन एज मॉड्यूलर रेशियो. सी, तो कोई भी कंपोजिट मटेरियल में अगर हम दोनों की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक रेशियो ले तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. या फिर हम बोल सकते हैं ये रेशियो है यंग्स मॉड्यूलस का, वेयर E1 विल बी ग्रेटर देन E2, देन एंड ओनली देन वी कैन टेल दिट मॉड्यूलर रेशियो. बिकॉज अगर ये E2 अपॉन E1 है तो ये मॉड्यूलर रेशियो नहीं रहेगा, क्योंकि E2 की वैल्यू अगर हम कम ले रहे हैं E1 से. तो नाउ टोटल लोड विल बी इक्वल टू लोड ऑन द मटेरियल 1 प्लस लोड ऑन द मटेरियल 2. P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, एंड आई विल गिव दिस इक्वेशन 2. And because we know that sigma is equal to P by A, और P1 is equal to sigma 1 into A1, तो ये दो इक्वेशंस है कंपोजिट सेक्शन के इक्वेशंस, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन द न्यूमेरिकल्स. So friends, this was all about the topic composite section under the subject mechanics of structure 1 in topic direct stress and strain or module direct stress and strain. Thank you for watching.